हेलो एवरीवन, मैं CI शर्मा आप लोगों के लिए एक बार फिर एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम सीखेंगे क्या CRR क्या होता है, SLR, रेपो एंड रिवर्स रेपो कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। वैसे तो आपने ये टर्म्स कहीं ना कहीं इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़े होंगे या फिर सुने तो जरूर ही होंगे कि CRR क्या होता है, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, RBI ने बढ़ा दिए या घटा दिए, पर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है आज हम ये भी जानेंगे इसी वीडियो में। तो ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि ये क्या होते हैं, इनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है, RBI क्यों कम करता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर इन्फ्लेशन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा इन रेट्स के साथ। तो आइए जानते हैं। तो इन सब टर्म्स को समझने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट साइकिल समझना पड़ेगा। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट साइकिल। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये बताया था कि इन्वेस्टमेंट साइकिल के बारे में कि अगर इन्वेस्टमेंट होगा, अगर फैक्ट्रीज लगेंगी तो क्या होगा, फैक्ट्रीज लगी तो क्या होगा, वहां पर प्रोडक्शन होगा या प्रोडक्शन होगा। अब प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को तो क्या होगा, इनकम होगी, उनके हाथ में इनकम आएगी। इनकम से क्या होगा, पैसा आया तो वो क्या करेंगे, कार खरीदेंगे, व्हीकल्स खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, हाउस। इससे क्या होगा, डिमांड रेज हो रही है। और कुछ पैसा बचा तो उनने क्या करा, बैंक में पैसा लगा दिया, बैंक में रख दिया पैसा या शेयर मार्केट में लगा दिया। अब जो सेविंग्स उन्होंने शेयर मार्केट में, बैंक में लगा दी, अब क्या बैंक क्या कर रहा है, बैंक उस पैसे को लोन के रूप में दे रहा है, आगे फर्दर ऑन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोन के रूप में, जिससे क्या हो रहा है, फर्दर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे कि फिर से प्रोडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट साइकिल बताती है कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी इकोनॉमी में। अब हम CRR और SLR को एक एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं CRR क्या होता है। CRR का मतलब होता है कि एक सर्टेन परसेंटेज से 4% हम कैश के फॉर्म्स में RBI के पास रख देते हैं। जितना भी मेरे पास डिपॉजिट आया, एक बैंक के पास डिपॉजिट आया, जैसे PNB के पास किसी आदमी ने 1000 रुपए रखे हैं, तो उससे 1000 रुपए रखें तो अगर उसका 6% CRR है तो मतलब 60 रुपए हम RBI के पास कैश के फॉर्म में जमा कर देंगे। ठीक है यहाँ तक। अब SLR क्या होता है, तो SLR भी ऐसा ही होता है, लेकिन SLR में क्या कि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो गवर्नमेंट ने जारी कर दिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, GSEC, गवर्नमेंट ने GSEC इशू कर दिए बैंक को और बैंक ने पैसा दे दिया गवर्नमेंट को। तो ये 20% से मानते हैं कि 20% SLR है, तो 1000 का 20% 200 रुपीज बैंक जो उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो अपने लॉकर में रखेगी। CRR में RBI के पास जमा करना है, जबकि SLR बैंक अपने ही वॉल्ट में रखेगा। ये SLR कैश फॉर्म में नहीं होगा, गोल्ड फॉर्म में होगा, बॉन्ड्स के फॉर्म में होगा और GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रहेगा। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6% और 20% तो रिजर्व हो गया, बाकी कितना परसेंट बचा, 74% बचा। तो 740 रुपीज का ही फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है लोन के रूप में इंडिविजुअल को और कॉर्पोरेट को। बैंक के पास इतना ही पैसा बचा है। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। अब डिपॉजिट भी दो तरह का होता है, सेविंग अकाउंट रहेगा उनका या करंट अकाउंट रहेगा, सेविंग रहेगा या करंट अकाउंट रहेगा। करंट है तो उनको 0% ब्याज मिलेगा, ब्याज नहीं मिलता करंट में। अच्छा, तो एक होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। क्या होता है, तो बोलता है कि जो CRR कैलकुलेट किया जाएगा 4% का और SLR जो कैलकुलेट किया जाएगा जो 18-20% के बीच रहता है, तो वो किस पर कैलकुलेट किया जाएगा, वो कैलकुलेट किया जाएगा नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज पर।
तो डिमांड लाइबिलिटीज क्या होती है? डिमांड लाइबिलिटीज का मतलब होता है मैं बैंक में पैसा जमा करके आया और कभी भी निकाल सकता। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, वो पैसा या तो सेविंग अकाउंट के रूप में होता है या करंट अकाउंट के रूप में जमा करते हैं। अब सेविंग और करंट अकाउंट में क्या कि मैंने एफडी ओपन करी, मैंने एफडी खुलवाई है बैंक में। अब क्या होगा, वो 5 साल के लिए है। 5 साल के लिए एफडी अगर है तो क्या होगा कि जो बैंक की लायबिलिटी है वो अभी देने की नहीं है, 5 साल बाद की है। और डिमांड लायबिलिटी में क्या होता है, मैंने जमा करवाया, मैं किसी भी टाइम पर पैसा निकाल सकता हूं। जैसे लोग जमा करते हैं वैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी बैंक में पैसा जमा करती हैं। सपोज कीजिए कि 100 करोड़ का पैसा जमा करवाया है बैंक के पास। अब उस 100 करोड़ का 4% अगर सीआरआर मान लेते हैं हम, तो 4% आरबीआई के पास जमा कर देंगे कैश में, 4% रिजर्व रख दिया आरबीआई में। और जो 19.5% एसएलआर है, तो 100 करोड़ का 19.5%, 19.5 करोड़ हम रख देंगे कहाँ? अपने ही लॉकर में। अपने ही लॉकर में किस फॉर्म में रखेंगे? हम क्या करेंगे, उसके गोल्ड खरीद लेंगे, बॉन्ड्स खरीद लेंगे, और क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेंगे। कौन? बैंक खरीद लेगा। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। कैश रिजर्व रेशियो कैश के फॉर्म में रहेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आरबीआई से, और जितना ज्यादा सीआरआर कम होगा उतना खुश रहेगा बैंक। क्यों खुश रहेगा? कि लोन देने के लिए लोगों को उसके पास ज्यादा पैसा रहेगा, जिससे कि बैंक ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर लिक्विड एसेट्स होता है, कैश के फॉर्म में नहीं होता। ये गलत लिख दिया है, कैश के फॉर्म में नहीं होता। एसएलआर होता है गोल्ड के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, और बॉन्ड्स के फॉर्म में, जी सिक्योरिटीज के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में। इसमें इंटरेस्ट इनकम मिलती है। सीआरआर एसएलआर आप एनडीटीएल पे परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा सेकेंड लास्ट फ्राइडे को। अगर नहीं किया पेनल्टीज लगेगी शॉर्टफॉल पर बैंक रेट +3% ऑन शॉर्टफॉल। लेकिन अगर ये गलती दोबारा हुई है तो बैंक रेट +5% की आपको पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, बैंक को पेनल्टी लग जाएगी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखते हैं। कैश के फॉर्म में रहेगा सीआरआर, आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा, कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। और एसएलआर लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रहेगा, बैंक अपने ही लॉकर में रखेगा। सीआरआर ज्यादा एक्टिव टूल है, ज्यादा एक्टिव वेपन है एसएलआर के कंपैरेटिवली। आगे चलते हैं। सीआरआर और एसएलआर का एनालिसिस। तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई क्या करेगा? एक मैं बात बताना चाहूंगा आपको। आरबीआई रेगुलेट करता है बैंक्स को कि कंप्लाई कर रहा है क्या नहीं, बैंक्स जो भी पॉलिसीज है उसका। तो और इन्फ्लेशन को रेगुलेट करना ये आरबीआई का मेन रोल होता था 2015 तक। लेकिन 2015 के बाद से इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल करना ही है आरबीआई को, साथ साथ उसे ग्रोथ को भी देखना है कि ग्रोथ होना चाहिए मार्केट में। तो 2015 से मोदी सरकार ने ग्रोथ के फैक्टर को भी ध्यान रखवाया कि आरबीआई से, कि आरबीआई की जिम्मेदारी है, आरबीआई का गवर्नर रिस्पॉन्सिबल होगा अगर ग्रोथ नहीं हुई या अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया। तो ये दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एनालिसिस पार्ट देखते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मतलब क्या? इन्फ्लेशन हो रहा है मतलब क्या? लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ गया है। तो आरबीआई क्या करना चाहेगा? आरबीआई पैसा खींचना चाहेगा मार्केट से, लोगों की जेब खाली करना चाहेगा। तो ठीक है, उसके लिए क्या करेगा कि बैंक्स ज्यादा लोन ना दे पाए, ऐसा कुछ करे कि बैंक्स लोन ज्यादा ना दे पाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो रेट्स हैं वो बढ़ा दे। सीआरआर एसएलआर बढ़ा देगा, हाँ बढ़ा देगा, 6% और 24% कर दे। अब बैंक के पास जो बचा है पैसा लोन देने के लिए वो 70% ही बचा है। 100 रुपए का डिपॉजिट किसी ने किया था, ठीक है, उसका 30% तो रिजर्व हो गया, 70% का ही लोन दे सकता है बैंक अब।
फर्दर। ठीक है, अब 70% का लोन ही दे पाएगा तो बैंक अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा लोगों से, क्योंकि बैंक को भी तो इनकम करनी है। तो बैंक के पास सिर्फ 70% ही पैसा बचा है लोन देने के लिए। तो बैंक जो इनकम करना चाहेगा इन 70% लोन से ही करना चाहेगा, तो क्या करेगा बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग लोन लेंगे क्या? लोग लोन लेना कम कर देंगे। अगर लोन लेना कम कर दिया तो क्या होगा? पैसा मार्केट में कम आएगा, पैसा मार्केट में फ्लो कम होगा, लोगों की सिर्फ सेविंग्स ही रहेगी, लोन नहीं लेंगे लोग। उससे क्या होगा? पैसा कम रहेगा तो क्या होगा? डिमांड कम रहेगी, और अगर डिमांड कम रही किसी चीज की तो प्राइस सडनली गिरेंगे चीजों के, क्योंकि डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड नहीं है चीज की, तो क्या होगा? प्राइस गिर जाएगी। ठीक है, दूसरा सिनेरियो यह है कि अगर मार्केट सुस्त पड़ा है, हमको ग्रोथ लाना है, तो क्या आरबीआई से बोल दिए भाई पैसा का फ्लो करो, डंप करो मार्केट में। डंप करो का मतलब क्या? तुम इंटरेस्ट रेट को कम करो, किसी भी तरीके से इंटरेस्ट रेट को कम कर दो, जिससे लोग लोन ले, ज्यादा से ज्यादा लोन ले, ज्यादा से ज्यादा मनी फ्लो हो मार्केट में, जिससे डिमांड बढ़े, और जिससे क्या होगा? प्राइसेस बढ़ जाएंगी चीजों की। तो देखते हैं कि सीआरआर क्या है। सीआरआर हमने कर दिया कम और एसएलआर कर दिया हमने कम, जिससे कि बैंक पूरी तरीके से फ्री हो जाए लोन देने के लिए। बैंक के पास यहाँ पर 82% बच गया, 18% तो रिजर्व हो गया, 100 में से सिर्फ 82% ही बचा है लोन देने के लिए। तो बैंक यहाँ पर ज्यादा पैसा बचा है कंपैरेटिव टू पहले वाले केस में। पहले वाले केस में 70% ही बचा था लोन देने के लिए, जबकि इस केस में ज्यादा पैसा बचा है, तो ज्यादा है। तो अब हम बैंक इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करेगा, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, मनी फ्लो ज्यादा होगा मार्केट में, जिससे कि क्या होगा? लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, पैसा है उनकी जेब में, और प्राइसेस बढ़ जाएंगी इससे। आगे चलते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, लोन सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट के रूप में पैसा जमा करते हैं, और नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पे ही कैलकुलेट किया जाता है सीआरआर और एसएलआर। डिपॉजिट्स, ऑर्गेनाइजेशन भी डिपॉजिट जमा करती है, फिर उसका सर्टेन परसेंटेज सीआरआर के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में आरबीआई में जमा करवा देती है बैंक, और एसएलआर मतलब कुछ बॉन्ड्स खरीद लेती है, गोल्ड खरीद लेती है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो की अपने ही लॉकर में रखती है। अच्छा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट का मतलब होता है कि बैंक उधारी ले रहा है आरबीआई से, बैंक उधारी ले रहा है आरबीआई से, और बाद में वो उधारी को चुका देगा विथ इंटरेस्ट। और रिवर्स रेपो क्या होता है कि आरबीआई उधार ले रहा है, बोरो कर रहा है बैंक से, और बाद में रीपे कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी कि रेपो रेट में क्या होता है कि रेपो रेट में बैंक उधार ले रहा है, बैंक्स मतलब पीएनबी, मान के चलते हैं पीएनबी ने उधार ले लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 100 करोड़ रुपए। तो क्या होगा? पीएनबी के पास ज्यादा पैसा रहेगा। अब ज्यादा पैसा रहेगा तो क्या करेगा? वो ज्यादा लोगों को लोन दे सकेगा, ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम रिवर्स रेपो की बात करें तो रिवर्स रेपो में क्या होता है कि आरबीआई लोन ले लेता है, आरबीआई ने लोन ले लिया बैंक से, तो क्या होगा? बैंक के पास पैसा कम बचेगा लोन देने के लिए। ये देखिए, रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक उधार ले रहा है, बैंक ने उधार ले लिए 100 करोड़ रुपए आरबीआई से, और पीएनबी क्या कर रहा है? पीएनबी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दी है आरबीआई को, और इस प्रॉमिस के साथ कि मैं आपको 15 दिन के बाद ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रीपरचेस कर लूंगा, और आपका जो पैसा है मैं उधार ले रहा हूं वो आपको विथ इंटरेस्ट पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट केस में क्या आप देख रहे होंगे, पंजाब नेशनल बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को दी, सेल करी और पैसा मिल गया उसको, लेकिन फिर से रीपरचेस कर ली है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पंजाब नेशनल बैंक ने, और पैसा जो था विथ इंटरेस्ट चुका दिया है आरबीआई को। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है कि रिवर्स रेपो रेट में आपको ये फ्लो दिख रहा होगा, आरबीआई की तरफ फ्लो होगा, मतलब पैसा आरबीआई बोरो कर रहा है बैंक से,
और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसको दे रहा है पंजाब नेशनल बैंक को। अब क्या हो रहा है कि ये प्रॉमिस के साथ आरबीआई प्रॉमिस कर रहा है कि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस रीपरचेस कर लूंगा और पंजाब नेशनल बैंक तुमको जितना भी पैसा था विद इंटरेस्ट चुका दूंगा आपका पैसा। तो ये दूसरे डायग्राम में आप, तो इस केस में क्या हो रहा है कि आरबीआई ने वादा किया था इस केस में कि आरबीआई ने ये वादा किया था कि मैं पैसा उधार तो ले रहा हूं पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन मैं तुमको वापस ये चुका दूंगा विद इंटरेस्ट चुका दूंगा, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैंने तुमको दी है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तुमको दी हैं वो वापस रीपरचेस कर लूंगा 15 दिन के अंदर अंदर। तो ये देखिए पहले डायग्राम में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी थी आरबीआई ने पंजाब को और पंजाब ने 100 करोड़ का लोन दे दिया था। दूसरे डायग्राम में आरबीआई ने पेमेंट कर दिया पैसे का विद इंटरेस्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस रीपरचेस कर ली। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वही चीज है जो हमने सीआरआर एसएलआर में थी, तो ये क्विकली बता दूंगा मैं। कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को, तो क्या लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा पहुंच गया जिससे वो ज्यादा डिमांड कर रहे थे चीजों की, पैसा था तो डिमांड कर रहे थे तो चीजों की प्राइसेस वैसे ही बढ़ रहे थे। तो अब प्राइसेस को कम करना है, तो कैसे कम करना है प्राइसेस को? तो बैंक को फ्री मत छोड़ो, मतलब मार्केट में पैसा जो भी था ना वो खींच लो। आरबीआई क्या करेगा, मार्केट से पैसा खींचेगा। तो कैसे खींचेगा? इंटरेस्ट रेट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा, रिवर्स रेपो को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, जिससे कि मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा। ठीक है, ये देखिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो। अब क्या है, इंटरेस्ट रेट फिर क्या होंगे, बैंक को बढ़ाना पड़ेगा जिससे मार्केट में पैसा कम पहुंचे। अब मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में कम होगा। और मनी सप्लाई कैसे कम होगा, लोग लोन नहीं ले पाएंगे। लोग लोन नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा कि लोगों की सेविंग्स से ही डिमांड रेज कर पाएंगे वो अपनी, जिससे कि डिमांड धीरे धीरे कम होने लगेगी चीजों की और प्राइसेस ऑटोमेटिकली फॉल डाउन हो जाएगा। अगर मार्केट सुस्त है तो आरबीआई क्या बोलेगा, मार्केट में पैसा डंप करो, कैसे भी मार्केट में कैसे डंप करो भाई, इंटरेस्ट रेट को गिरा दो। अब यहाँ पे क्या लिखा, रेपो और रिवर्स रेपो क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं, रेपो रिवर्स रेपो कम कर दिए। और क्या करा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, गिरेंगे जिससे कि मार्केट में पैसा पहुंचे, लोन ज्यादा लेंगे लोग, मनी सप्लाई होगा, उससे ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस बढ़ जाएंगे चीजों के। Thank you guys for watching this video. I hope you enjoyed the video a lot. Thanks and keep sharing this video.